अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, आखिरी ओवर में कप्तान ने बड़ा सरप्राइज दे दिया है। उस्मान बुजदार से इस्तीफा ले लिया गया है और वजीर आला परवेज इलाही साहब को वजीर आला पंजाब बना दिया गया है और उधर एमक्यूएम और हुकूमत के दरमियान भी तमाम मामलात तय पाते नजर आ रहे हैं। बाप की जानिब से 4 अरकान ने जबकि ऑपोजिशन का साथ देने का फैसला किया है और उसके साथ साथ हम अगर बात करें तहरीक अदम एतमाद की, तो कौमी असम्बली में वो भी पेश कर दी गई है, लेकिन ये इजलास 31 मार्च तक मुलतवी हो चुका है। और उसके साथ साथ अब सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये पैदा हो रहा है कि क्या पंजाब में वजीर आला तब्दील करने के बाद क्या वजीर आजम इमरान खान साहब अपनी हुकूमत बचा सकेंगे? क्या वजीर आजम इमरान खान साहब को इसकी कोई प्राइस पे करनी पड़ेगी या नहीं? और उसके साथ साथ इसी के डेवलपमेंट में वजीर आजम इमरान खान साहब ने परवेज इलाही साहब को जो नाराज और मुनखरिफ अरकान है उनको मनाने का भी टास्क दिया है। तो प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। आज के दिन बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं और उसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं क्या तहरीक अदम एतमाद के पीछे वाकई में कोई बैरूनी साजिश इन्वॉल्व है, क्योंकि हम बहुत सारे दिनों से सुन रहे हैं कि इस तहरीक अदम एतमाद के पीछे ऑपोजिशन जो है वो कुछ बैरूनी साजिश का शिकार हो चुकी है। तो उस पर बात करेंगे। और वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो खत लहराया था उसमें आखिर ऐसी क्या चीज है जो उसमें वजीर आजम बहुत सारी बातें कर रहे थे और वजीर आजम इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन से सबूत भी मांगे और वो कह रहे हैं कि मेरे साथ बैकडोर में बैठे इस मामलात को इस तमाम मामले को हम हल भी करें। नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सहाफी तज्जियाकार सिद्दीक जान और सहाफी तज्जियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे दिनों से हम सुन रहे थे कि बल्कि पिछले 4 साल से सुन रहे थे कि वजीर आज़म इमरान खान साहब के सबसे बेस्ट प्लेयर, सबसे बेस्ट वॉरियर उस्मान बुजदार साहब, जिनकी वजीर आज़म इमरान खान साहब ने हमेशा तारीफ की और वो कहते थे नो मैटर व्हाट पंजाब के वजीर आला उस्मान बुजदार साहब ही रहेंगे एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट फॉर पंजाब। लेकिन फाइनली अपना इक्तदार बचाने के लिए वजीर आज़म इमरान खान साहब ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार साहब से इस्तीफा ले लिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसका फायदा वजीर आजम इमरान खान साहब को होगा? अदील, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान जिस तरह बुजदार साहब को डिफेंड करते चले आ रहे थे, उनके पास ऑप्शन भी नहीं था। ज़ाहिर है बुजदार साहब जो हैं उनको वज़ीर आला बनाने के बाद गवर्नेंस के और जो दीगर इशूज़ थे, वो परसेप्शन का सबसे बड़ा इशू था। मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस का इतना बड़ा इशू नहीं था जितना परसेप्शन का बड़ा इशू बन गया था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ले बैठा था। तो उसमें जो खौफ था वो क्या था कि जी बुजदार साहब को तब्दील करेंगे तो और कौन होगा। कई उम्मीदवार सामने आ गए, तरीन ग्रुप जो है वो सामने आ गया, अलीम खान साहब जो हैं वो सामने आ गए, परवेज इलाही साहब उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। लेकिन सवाल ये था कि अगर बुजदार साहब को हटाया जाए तो अपने नंबर वहां कैसे पूरे करने हैं। तहरीक अदम एतमाद आज आ गई बुजदार साहब के खिलाफ भी, और नजर आ रहा था कि अगर चौधरी बरादरान साथ नहीं देते तो बुजदार साहब की हुकूमत वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा ही होना है। आज आखिरी ओवर का आगाज हो गया है। आज आखिरी ओवर का आगाज इस तरह हो गया है कि देखें 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में आती है। 20 दिन गुजर जाते हैं। 20 दिन मुल्क में ये जो कैफियत रहती है, अनसर्टेनिटी बरकरार रहती है और समझ नहीं आता। एक दिन एक के हक में सिचुएशन नजर आती है, दूसरे दिन किसी और के हक में सिचुएशन नजर आती है। सिंध हाउस का ड्रामा होता है, उस दिन ऐसे लगता है कि हुकूमत खत्म हो गई, उससे अगले दिन ही हवा बदल जाती है और अपोजिशन को वो महंगा पड़ना शुरू हो जाता है। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम इमरान खान की जो स्पीच थी उसके बाद यही था कि जी शायद इमरान खान साहब खुद ज़हन बना बैठे हैं कि वो उनकी हुकूमत जा रही है। एक तासुर जो है वो ये था। आज जब तहरीक अदम एतमाद जब एजेंडे में शामिल थी, आज भी इस पे जो था बहुत से तजब्जुब का शिकार थे बहुत से लोग कि ये पता नहीं टेबल होती है नहीं होती। एजेंडा आइटम नंबर 3 पे थी, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने एजेंडा आइटम नंबर 6 जो है पहले टेकअप कर लिया। फिर अचानक कौमी असम्बली हाल में बैठे हुए और जो प्रेस गैलरी में बैठे हुए लोग अचानक हैरान हुए कि इसका मतलब है आज भी नहीं होगी। लेकिन बिल आखिर आज ये होनी थी टेबल, ये हो गई। 161 अरकान अपोजिशन ने अपने साबित किए कि वो वहां पर मौजूद हैं और उनको मजीद 11 अरकान की जरूरत है। लेकिन आखिरी ओवर का आगाज होते ही इमरान खान ने, चूंकि अब रन ज्यादा चाहिए, गेंदें कम हैं और ऑप्शंस अब हुकूमत और अपोजिशन दोनों के पास कम है। अब एक जानिब साथ ही जो चौधरी बरादरान उनको वजारत आला की पेशकश होती है
और वो तहरीक अदम एतमाद में कप्तान के साथ खड़े होने का ऐलान कर देते हैं। एमक्यूएम की जानिब से ग्रीन सिग्नल आना शुरू हो जाता है, साथ ही बाप दूसरे कैंप में चली जाती है और अनाउंस कर जाती है। फिर खुद क्यू लीग के अंदर भी फूट पड़ जाती है, यानी तारिक बशीर चीमा साहब रिजाइन कर देते हैं। उधर से जुबैदा जलाल जो हैं वो इनकार कर देती हैं, अपने ग्रुप के बड़े हिस्से के साथ जाने से वो हुकूमत के साथ रहने को तरजीह देती हैं। तो अब आखिरी ओवर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी सिचुएशन इमरान खान के हक में आज होती नजर आई है। जो कल नजर आ रहा था कि जी गेम शायद खत्म हो गई है, और इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस अंदाज में उन्होंने स्पीच की, तो ऐसे ही लग रहा था कि सूरत हाल जो है उनके हाथ से शायद निकल रही है, वो खुद रियलाइज कर रहे हैं। लेकिन आज आखिरी ओवर में इमरान खान ने ये जो छक्का लगाया है, अब मैं समझता हूं कि आज के दिन से सूरत हाल इमरान खान के हाथ में जाती नजर आ रही है। उसकी रीजन ये है कि परवेज इलाही साहब जो हैं सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं, ये मानना पड़ेगा। और इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़े बेनिफिशरी तमाम जमातों में, तमाम सियासतदानों में इस वक्त की सूरत हाल में सबसे बड़ा अगर कोई बेनिफिशरी है तो वो चौधरी खानदान है, जिनके पास वफाक में 5 सीटें हैं और वहां बमुश्किल दर्जन नशिस्तें भी नहीं हैं पंजाब में, और वो वजीर आला बनने जा रहे हैं। सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं और वो बहुत बड़ा डेंट डालने जा रहे हैं परवेज इलाही अपोजिशन को। और इस बात के भी इम्कानात हैं कि वो अपोजिशन के लोगों को बड़ी तादाद में तोड़ने में कामयाब भी होंगे, पंजाब में भी और यहां भी लोगों को एंगेज करने में कामयाब होंगे। और आज रात अगर एमक्यूएम अनाउंस कर देती है, जो कि इतलात आ रही हैं कि एक और वजारत देनी है उन्हें, गवर्नरशिप के हवाले से भी चीजें तय नहीं हुई, अगर एमक्यूएम भी हुकूमत के साथ आने के लिए अनाउंस कर देती है तो उसके बाद मैं समझता हूं कि आज इमरान खान के जो है ना हक में गेम जाती दिखाई दे रही है मुझे। तो ठीक है, सिद्दीक आपकी तरफ आऊंगी। आखिरी ओवर की पहली बॉल आज जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने अकॉर्डिंग टू अदील जो छक्का लगाया है परवेज इलाही साहब को वजीर आला पंजाब नामजद करके, तो आप क्या समझते हैं सिद्दीक? आप तो बार बार कह रहे थे कि खाफ लीग और खासकर जो चौधरी बरादरान हैं ये वजीर आजम इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो क्या वाकई में वजीर आजम इमरान खान साहब इस वक्त खाफ लीग के हाथों ब्लैकमेल हो चुके हैं? देखिए, मसला यह है कि आज सूरत हाल बिल्कुल बदल गई थी। वो इसलिए बदल गई थी कि आज उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई थी। अब इमरान खान साहब के लिए ये तो वाज़े हो गया कि उस्मान बुज़दार साहब जा रहे हैं, और उस्मान बुज़दार साहब का बचना इसलिए मुमकिन नहीं था कि जहांगीर तरीन ग्रुप आपके सामने है, अलीम खान ग्रुप आपके सामने है, अपोजिशन पहले ही उनके खिलाफ है। इस सारी सूरत हाल में क्या होना था, जो अपोजिशन है उनको चाहिए थे चंद 5, 7, 8 वोट चाहिए थे, और वो उनको मिल जाते कहीं से भी, तो उस्मान बुज़दार तो जा रहे थे, वैसे उन्होंने हट जाना था, अदम एतमाद उनके खिलाफ कामयाब हो जानी थी। लेकिन अब जो इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही साहब को जो उन्होंने नामजद किया है वज़ीर आला पंजाब के लिए, और उनको कहा कि आप हमारी तरफ से वज़ीर आला पंजाब होंगे, तो उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तो चलें वहाँ पर अब उस्मान बुज़दार साहब ने तो रहना नहीं था, और तहरीक इंसाफ के हाथ से हुकूमत पूरी निकल जानी थी पंजाब की। अब कम अज़ कम ये तो हुकूमत कह सकती है, तहरीक इंसाफ ये कह सकती है कि हुकूमत कम अज़ कम वहाँ पर हमारी ही है। दूसरा ये है कि साथ ही वफाक में चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो ज़ाहिर है अब काफ़ी इमरान खान को सपोर्ट करेगी। ना सिर्फ ये कि इमरान खान को सपोर्ट करेगी, बल्कि आप देखेंगे कि चौधरी परवेज इलाही जो है उनके लिए कोई उनके लिए मुश्किल नहीं है, उनके लिए नामुमकिन नहीं है कि वो अपोजिशन के 8-10 लोग तोड़ लें, और उस दिन अपोजिशन के 8-10 लोग कम हो जाएँ जिस दिन अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ जो है वोटिंग होगी। गो कि अभी सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदलती रहेगी। उसकी रीज़न यह है कि एमक्यूएम जब अपना ऐलान कर देगी, उसके बाद ये भी देखना होगा कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनमें से कितने लोग वापस आते हैं, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से फैसला क्या आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता, स्पीकर उनके वोट काउंट करते हैं नहीं करते, उनके वोट अगर काउंट होते हैं उसके साथ अदम एतमाद कामयाब होती है नहीं होती, या अपोजिशन कितने लोग शॉर्ट हो जाते हैं कि उनको मिला भी लें तो भी नंबर गेम पूरी नहीं होगी। तो अभी खेल बाकी है और आने वाले दिनों में ये चीज़ें वाज़ेह होंगी, क्योंकि अब जुमेरात को अगर बहस होगी तहरीक अदम एतमाद के ऊपर, तो डेफिनेटली फिर मंडे को जो है वो इसके ऊपर वोटिंग होगी और मंडे को सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन तो सिद्दीक आपको क्या लगता है कि आप वजीर आज़म इमरान खान साहब इस चीज़ को कैसे डिफेंड करेंगे? जो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफा दिया है, वो एक्सेप्ट हुआ है, फिर परवेज इलाही साहब को सीएम शिप के लिए ऑफर देना, तो ये अब वजीर आज़म इमरान खान साहब को कैसे कोई प्राइस पे करनी पड़ेगी और वो इसको डिफेंड किस तरह से करने जा रहे हैं फिर आगे? देखें, इससे बड़ी वो इसकी कीमत क्या अदा करेंगे कि उनका अपना पहले वज़ीर आला पंजाब था और अब उनके एक इत्तेहादी जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब होंगे। इससे बड़ी कीमत इमरान खान साहब क्या अदा करेंगे? कीमत तो ये है। और अगर आप कहें कि ये एक जो दूसरा आपका जो पहला पॉइंट था वो आप दुरुस्त कह रही हैं कि एक अगर आप सियासी तौर पर देखें तो एक कमज़ोर फैसला है, लेकिन इस मौजूदा हालात में उनके पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं था
क्योंकि ये अगर वो फैसला ना करते तो हुकूमत तो वैसे उनकी चली गई थी, पंजाब हुकूमत उनके पास नहीं रही, उससे उनको नुकसान ये होना था कि उनके जो मंसूबे हैं, जो चीज़ें वो चला रहे हैं वो आगे नहीं चलनी थी। अब कम अज़ कम उनके पास ये है कि उन्होंने एक तो वहाँ पर ये कर लिया कि अपने एक इत्तेहादी को दे दिया सूबा, और दूसरा यह है कि हुकूमत कम अज़ कम फिर भी पीटीआई की रहेगी, और तीसरा यह है कि जो ये परवेज़ इलाही साहब हैं, ये अब इंश्योरेंस पॉलिसी है इमरान खान साहब की कि उनको पता है कि अगर इमरान खान वफाक में बचेंगे तो पंजाब मुझे मिलेगा, तो अब वो इसलिए कोशिश करेंगे, पूरी वो जोर लगाएंगे। और ये बात आप ध्यान में रखें कि अभी क्योंकि मैं चेक नहीं कर सका प्रोग्राम से पहले, वरना आप देखें कि जब पंजाब में हुकूमत बनी तो परवेज़ इलाही साहब को कितने वोट पड़े थे स्पीकर के लिए, और उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब के लिए कितने पड़े थे, उनको काफ़ी ज़्यादा वोट पड़े थे परवेज़ इलाही साहब को। और आज भी नून लीग के अंदर से ये बयानात आ रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम वज़ारत आला के लिए जो है वो परवेज़ इलाही को वोट देंगे। इसका मतलब यह है कि अगर तहरीक इंसाफ में से कुछ लोग नाराज़ भी हुए कि परवेज़ इलाही को हम जो है वो वज़ीर आला पंजाब के लिए वोट नहीं देंगे, तब भी वो अपने वोट वहाँ पे पूरे कर लेंगे, उनको उनके लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है। और अदील, मैं आपकी तरफ आऊंगी, ये बताइएगा जो काफ लीग और बाप के दरमियान जो पहले हम देख रहे थे काफी चीजें अलाइन थी, लेकिन अब खबर ऐसी सामने आ रही है कि उनमें भी फूट पड़ चुकी है, तो अब ये क्या मामला है, ये क्या इशू हो चुका है? वैसे ये बड़ा हैरानकुन है कि जिस तरह शाहजैन बुगटी का जाना और बाप का जाना अपोजिशन में, यानी अगर किसी के बारे में सबसे कम तवक्को की जा रही थी कि वो अपोजिशन की जानिब जिनका टिल्ट होगा, वो इन दोनों के हवाले से, जमहूरी वतन पार्टी के हवाले से और बाप के हवाले से ये कहा जा रहा था। और सबसे ज़्यादा जिसके हवाले से तवक्को थी कि चौधरी बरादरान जो हैं वो तो कंफर्म ऐसा लग रहा था कि अपोजिशन की जानिब अब जा रहे हैं, और इस तरह की खबरें चलाई गई कि मामला ऑलमोस्ट तय पा गए हैं। और एमक्यूएम के हवाले से भी, क्योंकि एमक्यूएम भी देख रही थी कि चौधरी बरादरान जो हैं वो किस जानिब जाएंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि अब कोई भी फ्रीक ये नहीं कह सकता कि जीत किसकी होगी। चौधरी बरादरान अगर अनाउंस ना करते तो आज का दिन 161 नंबर्स के साथ जो मोशन मूव हुई, और इसके बाद अब 3 दिन बाद 4 दिन बाद ये मामला जुमेरात के रोज उस पर डिबेट होगी, और 3 तारीख को जब वोटिंग हो जाएगी, तो आज के दिन दोपहर तक यही लग रहा था कि गेम अब हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है। लेकिन गेम एक मरतबा फिर हुकूमत के हाथ में आ गई। असल मसला ये है कि जो बाप के कंसर्न्स थे, उनकी जो रिजर्वेशंस थी कि हुकूमत उनको किस हद तक एड्रेस कर सकती थी, उनको हुकूमत क्या दे सकती थी, लेकिन जो एमक्यूएम को ओब्लाइज करने के हवाले से पीपल्स पार्टी के पास भी बहुत कुछ था, लेकिन एमक्यूएम ने यह भी देखना है कि कौन सी पार्टी सरवाइव करेगी। और जो चौधरी बरादरान है उनकी तो ज़ाहिर लॉटरी निकल आई। और मैं समझता हूं कि जिस तरह आपने सदीक से पूछा कि इनको क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, मैं नहीं समझता कि कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी। और मुस्तकबिल में अगर फ्यूचर में सीट एडजस्टमेंट भी इनके साथ पंजाब में करते हैं, क्योंकि पंजाब का मार्का असल मार्का है। आप पंजाब में डिलीवर नहीं कर पाते, आप पंजाब में अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, तो आप वफाक में हुकूमत नहीं बना सकते। यही अलमिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर लिहाज से सियासत में इन है, उसको मार पड़ती है पंजाब में। तो इस सूरत हाल में बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सूट करता है कि चौधरी बरादरान जो हैं वो पंजाब में इक्तदार में आए, क्योंकि असल में तो इमरान खान को हटाने के बाद असल में जो आमने सामने होना था वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने होना था। और जरदारी साहब भी मैं समझता हूं कि अच्छी गेम कर गए हैं वैसे। और अब जरदारी साहब जब तहरीक अदम एतमाद से या बैकआउट करेंगे या तहरीक अदम एतमाद जब नाकाम होगी, तो आप ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये कहेंगे कि इसके जिम्मेदार नून लीग है। हम इन्हें कहते रहे नून लीग को कि चौधरी बरादरान को वजारत आला दे दें, आखिर तक मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इसकी मंजूरी नहीं दी, उनको दीगर ऑफर्स करते रहे। सीट एडजस्टमेंट में भी उनकी तमाम मुतालबात जो हैं वो नहीं माने गए। तो जरदारी साहब ये शिकवा करते नजर आ रहे थे अभी माजी करीब में भी कि फिर मैं पीछे हट जाऊंगा तहरीक अदम एतमाद के मामले से अगर चौधरी बरादरान को नहीं दी जाती। जरदारी साहब इसके हामी थे, लेकिन इस पर रिलक्टेंट थी नून लीग। और अब मैं समझता हूं कि इस पे जरदारी साहब भी खुश होंगे अगर इसको सियासी लिहाज से देखा जाए आने वाले वक्त में अगले इलेक्शन के तनाजुर में। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि इससे कोई बड़ी कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी। और गवर्नेंस अगर पंजाब में बेहतर होती है तो जाहिर है ये हुकूमत जो है इसका क्रेडिट और वहां पे गवर्नेंस के जो अच्छी चीजें हैं वो हुकूमत के क्रेडिट में ही जाएंगी,
वो कोई इनके अपोनेंट्स के क्रेडिट में तो नहीं जानी। ठीक है, बहरहाल उनको प्राइस तो पे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जो एक वजीर आज़म इमरान खान साहब बार बार वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को सपोर्ट कर रहे थे, जिस तरह से उनको डिफेंड किया करते थे पिछले पूरे 4 साल, वो कहीं ना कहीं साइड लाइन होना शुरू हो चुका है। सदीक, आपकी तरफ आऊंगी, ये बताएगा काफ लीग के तारिक बशीर चीमा साहब ने इस्तीफा भी दिया और अब वो ये कह रहे हैं कि वजीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ वोट भी देंगे। तो मुझे लगा कि इस वक्त तारिक बशीर चीमा साहब क्यों काफ लीग वजीर आज़म इमरान खान साहब का साथ नहीं दे रहे, क्योंकि उनकी पार्टी तो कहीं ना कहीं इस वक्त वजीर आज़म इमरान खान साहब की ऑफर्स को एक्सेप्ट भी कर रही है, तो वो रिजाइन दे के ऑपोजिशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी क्या रीजन हो सकती है? देखिए, इस पे अभी तो क्योंकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आकर ये नहीं कहा, ज़राए से खबरें चली हैं, उनका मौक़िफ़ चला है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने नहीं कहा, और देखते हैं कि वो काफ लीग छोड़ते हैं नहीं छोड़ते और उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और क्या ट्वीट किया उन्होंने। देखिए, उनका आजकल क्योंकि आपको पता है कि ट्विटर अकाउंट भी जो हैं वो जब तक कोई इस तरह का ना हो कि पता हो कि किसका है, तो ट्वीट्स भी आती रहती हैं। वो बाद में वो कहते हैं जी हमारा तो ट्विटर अकाउंट ही नहीं था। आप देख लें, शेख रशीद साहब का अपना ट्विटर अकाउंट है और वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, पता है सबको कि वो शेख रशीद साहब का है, लेकिन कई बार उससे होने वाले ट्वीट के बारे में वो कहते हैं कि वो मेरी टीम ने कर दिया था, मेरा उस बयान से कोई लेना देना नहीं है। जब वो किसी चैनल पर आके, शायद अभी किसी चैनल पर वो बात करें तो फिर हम बात कर सकेंगे, क्योंकि ये भी देखना होगा। अच्छा, उनके नाराज़गी की बहुत सारी वजूहत हैं। एक उनके हल्के की सियासत है, वहाँ उनको नज़र आ रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के जिस एक उम्मीदवार को दूसरे हल्के में उन्होंने जो है वो एक तरह से उस पर डेंट डाला था, उसको नहीं जीतने दिया। अब उसने भी ऐलान किया हुआ है कि पीटीआई सीट एडजस्टमेंट कर भी ले तो मैं इस हल्के से आके लड़ूंगा, इन वाले हल्के से, और मैंने तारिक बशीर चीमा को हिराना है। दूसरा इनका तारिक बशीर चीमा साहब का मसला यह है कि इनको काफ लीग ने कहा कि आप जाकर और जो है ना जई तई फेर दें इमरान खान की। अब वो गए मीडिया चैनल्स पर, उन्होंने जो कुछ इमरान खान साहब के साथ किया, उनके हुकूमत के साथ किया, बहुत सारे बयानात हैं उनके, बहुत से बयानात हैं। तो मैं अगला सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर तो यही बनता था कि वो अब काफ लीग से भी इस्तीफा दे दें, लेकिन ऑनरेबल तरीका ये होगा कि अगर वो इतनी उनको सियासी तौर पे एक वो उसका मुजाहरा कर रहे हैं कि उनका ज़मीर उनको इजाज़त नहीं दे रहा, तो फिर उनको सीट से इस्तीफा देना चाहिए, जाके इलेक्शन लड़के और दोबारा आए। ये सबसे ज़्यादा इज्जत वाला तरीका है अगर वो इसको अपनाना चाहते हैं, वरना ये कोई तरीका नहीं है कि आप पीटीआई और काफ लीग के वोट लेकर आए, आप एमएनए बने, फिर आपने वजारत ली, उसको एंजॉय किया, काम करवाए, सब कुछ किया। अब आप क्या करेंगे कि काफ लीग भी हुकूमत के साथ खड़ी हो गई है और हुकूमत के खिलाफ ही अदम एतमाद हो रही है, तो अब आप जाके वोट भी डालेंगे, तो इससे उनका सियासी काट जो है वो बहुत कम होगा। और इज्जत वाला तरीका यही है कि तारिक बशीर चीमा जाएं, इस्तीफा दें, इस्तीफा दे के और बड़ा उनके काट में इजाफा होगा। कहें कि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि अब मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मैंने जो बयानात दिए उन्होंने तो खैर सिद्दीक ये भी कह दिया कि मैं पाकिस्तान छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब को वोट नहीं दूंगा, उनके खिलाफ वोट दूंगा। तो अदील, ये सेम क्वेश्चन आपसे भी, आप क्या समझते हैं कि तारिक बशीर चीमा साहब इस वक्त क्यों, जबकि उनकी पार्टी जो है इस वक्त ऑफर एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन तारिक बशीर चीमा साहब इस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब का साथ नहीं दे रहे और वो ये कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का साथ देंगे? तारिक बशीर चीमा साहब एक तो जो लाइन ले चुके थे पहले, अब उनके लिए काबीना में वैसे उन्होंने बैठना कैसे था, कैसे इमरान खान को फेस करना था उसी काबीना में बैठ के। अगरचे वो पहले भी तनकीद करते रहते थे, मगर इस मरतबा जो उन्होंने कर दिया वो तो उन्होंने हद कर दी। लेकिन एक और चीज़ भी देखने में आ रही थी कि एक जाने मोनस लाई एक लाइन लेते थे और तारिक बशीर चीमा जो हैं उसको निगेट कर देते थे, तो इख्तलाफात जो हैं वो चले आ रहे थे काफ लीग के अंदर भी। लेकिन मैं इस बात पे आपको वाज़ेह कर दूं कि ये जो कहा जा रहा है ना कि चौधरी फैमिली के अंदर कोई डिवाइड है कि सालिक हुसैन या हुसैन इलाही जो हैं वो भी शायद तारिक बशीर चीमा के साथ चले जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो परवेज़ इलाही साहब के साथ खड़े होंगे और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद में सपोर्ट करेंगे। तो तारिक बशीर चीमा का जो मामला है वो उनके अपने हलके के हवाले से सबसे ज़्यादा कंसर्न है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर वाकई कोई ऐसा अलाइंस कर रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वहां पर कोई बंदा खड़ा कर देती है, तो तारिक बशीर चीमा के लिए अगला इलेक्शन जो है वो जीतना ज़ाहिर है इतना आसान नहीं होगा। उनको सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो अपने हलके के हवाले से है। तो ठीक है जी जी, ब्रेक अदील ब्रेक का टाइम है, इस दिन कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को और बात करेंगे कि इस वक्त जो काफ लीग और एमक्यूएम बात कर रही थी कि वजीर आजम इमरान खान साहब की गवर्नेंस ठीक नहीं है, लेकिन कुछ वजारतें मिलने के बाद क्या गवर्नेंस ठीक हो चुकी है? सो ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और आज जो डेवलपमेंट हुई है उस हवाले से बात कर रहे थे। अदील, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा कि हम जैसे ही तहरीक अदम एतमाद का ये तमाम मामला शुरू होता है तो MQM और काफ लीग को हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए देख रहे थे कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ये जो PTI की हुकूमत है वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही है, गवर्नेंस से बहुत सारे मसले हैं। इस वजह से हम सोच विचार करेंगे कि हमें तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर आज़म का साथ देना भी है या अपोजिशन का साथ देना है। तो अब जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने काफ लीग को ऑफर दी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने MQM को ऑफर दी, सिर्फ एक वजारत के पीछे अब क्या कोई मसला नहीं है? क्या इस वक्त हुकूमत बहुत अच्छा डिलीवर कर रही है? अब वो तमाम शिकवे गिले थे वो अब साइड पर हो चुके हैं चूंकि वजारत मिल चुकी है। ये तो बड़ा आसान है, वो बोलेंगे जी हम गवर्नेंस ठीक करने आ गए हैं ना। असल तो मामला पंजाब का था, पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे का मसला था, तो वो गवर्नेंस ठीक करने आ गए हैं, वो ये कहेंगे। देखें, इस सारी सूरत हाल में इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी सियासी एलीट जो है वो एक्सपोज हुई है, बुरी तरह एक्सपोज हुई है। चाहे वो हुकूमत का हिस्सा थे, चाहे वो हुकूमत थी, अपोजिशन थी, या अपोजिशन के साथ जो अब लोग मिल रहे हैं वो हैं, सब अपने सियासी मफादात के लिए चल रहे हैं, मुल्क का कोई भी नहीं सोच रहा। मौजूदा सूरत हाल में मामला तसादम की जानिब जाते दिखाई दे रहे थे। हमने उस वक्त बात की कि इन सबको बैठना चाहिए, कोई एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। पहले तो इमरान खान कहा करते थे हमने नहीं बैठना, अब अपोजिशन कह रही है जी हमने नहीं बैठना। लेकिन इससे आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? आगे किसी के पास कोई लाहा अमल नहीं था कि आगे होना क्या है। ये जो खिचड़ी जो है, ये जो बन रही है, ये चलेगी कैसे? ये 9 जमातें मिलकर हुकूमत चलाएंगी कैसे? फिर इमरान खान वो हुकूमत चलने भी देंगे या नहीं? तो बहरहाल गवर्नेंस ये तो नहीं है कि उन्होंने आके ठीक कर लेनी थी या चौधरी बरादरान आके ठीक कर लेंगे, या अब इमरान खान साहब जो 3 साल में नहीं कर सके अगले 1 साल में कर लेंगे। वो इश्यूज उसी तरह रहने हैं। मसला मैंने पहले भी कहा, बुज़दार साहब का भी सबसे बड़ा मसला जो था परसेप्शन का मसला था। शहबाज शरीफ साहब को अपनी परसेप्शन बनानी आती है, उन्होंने ब्रांड बनाया, उन्होंने पंजाब में अपने आप को ब्रांड बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। बुज़दार साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान के विजन की रोशनी में बहुत से अच्छे काम भी किए, खुद भी उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिए, लेकिन वो उस तरह से एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। तो गवर्नेंस के मसाइल वहीं रहने हैं। मैं समझता हूं कि इमरान खान जो हैं उनके लिए जाहिर है आगे एक नया इम्तिहान है। अभी तक तो इमरान खान ये कहते आए, देखें जी मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही है। अगर वो हुकूमत से निकल जाते हैं इमरान खान तो उनके पास ये कहने को बहुत कुछ है, देखें जी मैंने ये किया, ये चीजें की, आलमी जो सफारती फ्रंट है उस पर मैंने ये कामयाबियां समेटी, और कल की उन्होंने स्पीच में ये चीजें गिनवाई भी और वाकई बहुत सी अच्छी चीजें की भी हैं, लेकिन मुझे चलने नहीं दिया गया। लेकिन अब अगर इमरान खान सरवाइव करते भी हैं तो उनके लिए ये और ज्यादा बड़ा चैलेंज है कि अगले 1 साल में आप आखिर क्या कर लेंगे। फिर तो लोग कहेंगे कि आपको तो वक्त पूरा मिला, आपने अपनी मुद्दत पूरी की, तो अब आप बताएं, हिसाब दें। तो जाहिर है ये इतना आसान नहीं होगा। क्या डिलीवर किया? जी ठीक है सिद्दीक, यही सेम क्वेश्चन आपकी तरफ भी लेके आऊंगी। मुझे बताइएगा इस वक्त जो तमाम आज की डेवलपमेंट हुई है, जो काफ लीग से मुलाकातें हुई हैं वजीर आजम की और जो अब MQM से भी हो रही हैं, उसके बाद फैसल जावेद साहब ने एक दावा किया है, वो ये कह रहे हैं कि 8 मुनखरिफ अरकान ने वापसी के लिए कॉल्स भी किए, हुकूमत से राबता भी किया है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्योंकि हम बार बार अपने प्रोग्राम में यही कह रहे थे कि अगर मुनखरिफ अरकान एक तरफ हैं और इत्तेहादी अगर हुकूमत का साथ देंगे तो हुकूमत बच सकती है, अब कहीं ना कहीं वो सिचुएशन हमें बिल्ड होती नजर आ रही है। अब कल क्या होता है दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन आज के मुताबिक अगर हम बात करें तो आज आपको लग रहा है कि ये तमाम जो मुनखरिफ अरकान हैं ये भी अब वापस इस सिचुएशन को देख के हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए मारिया, ये फैसल जावेद साहब का दावा है, जाहिर है जब कोई अनाउंस करेगा तो हम बिल्कुल कहेंगे कि अनाउंस हुआ है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब इम्कानात पैदा हुए हैं। पहले तो इम्कान ही कोई नहीं था, क्योंकि पहले तो चीज़ें बहुत वाज़ेह थी। और वाज़ेह क्या थी? वाज़ेह ये थी कि काफ लीग बाप MQM तीनों मिल के और अपोजिशन के साथ जा रहे हैं। तो ज़ाहिर नज़र आ रहा था अरकान असम्बली को कि अब क्योंकि वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो हम क्यों इस एक हारी हुई जमात के साथ बैठें जो अपोजिशन में आने वाली है, तो हम भी हुकूमत का हिस्सा बने। लेकिन अब देखें ना, नंबर गेम दिलचस्प हो गई है। नंबर गेम ऐसे दिलचस्प हो गई है कि काफ लीग चली गई इमरान खान साहब के साथ, बाप चली गई अपोजिशन के साथ, MQM जा रही है हुकूमत के साथ इस वक्त तक जो हुकूमत की जानिब से खबरें आ रही हैं। तो इसके मुताबिक तो मुनहरिफ अरकान को अगर आप अभी साइड पर रखें तो हुकूमत के खिलाफ नंबर गेम पूरी नहीं है अपोजिशन के साथ। दूसरा आप ये देखेंगे कि अब देखें उनके लिए उस तरह से वापस आना ज़ाहिर मुश्किल है, जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं उसी तरह से जैसे तारिक बशीर चीमा साहब ने बयान दिए थे। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग होगी और वो ये होगी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है ना,
उनके लिए बड़ा आसान है इन लोगों को मनाना। वो कैसे है आसान? वो इन्हें कहेंगे कि आप इमरान खान के साथ खड़े हों, आप इमरान खान के खिलाफ खड़े ना हों, इमरान खान की हुकूमत ना गिराएं। आपको यही मसला है ना कि आगे आपको पीटीआई टिकट नहीं देगी, तो आप ऐसे, आपको काफली के कोटे से हम टिकट दे देंगे, आपको काफली के टिकट से हम एडजस्ट कर लेंगे। जहाँ पे उन्होंने 10 MNAs के लिए अगर लेनी है सीटें आगे पीटीआई से, वो वहाँ पे 15 ले लेंगे, 18 ले लेंगे, 20 ले लेंगे, और इन्हें कहेंगे हम आपको एडजस्ट कर लेंगे। इस मौके पर आप साथ खड़े हो, क्योंकि अगर परवेज इलाही साहब ने वज़ीर आला पंजाब बनना है पीटीआई की तरफ से, तो इमरान खान की हुकूमत को बचाना होगा और उसके लिए उनको अपना किरदार अदा करना होगा। और उनके लिए कोई मसला भी नहीं है किरदार अदा करना, उनके लिए इसलिए मसला नहीं है क्योंकि इनमें से बहुत से लोग जो है वो नून लीग के अंदर हों या ये मुनर्रफ अरकान हों, इनके साथ उनके बड़े अच्छे राब्ते भी हैं, तल्लुकात भी हैं, बहुत पुराना आना जाना भी है, तो उनके लिए आसान है इनको मनाना और इनको वापस लाना, और या इनको इस बात पर कायल करना कि पीटीआई में ना भी आएँ तो कम से कम अपोजिशन के साथ खड़े ना हो। वो जो इमरान खान साहब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि न्यूट्रल वाला, तो हो सकता है ये न्यूट्रल हो जाए। ठीक है अदील, अगर मैं आपकी तरफ आऊं तरीन ग्रुप के हवाले से, तो कहिएगा कि तरीन ग्रुप अब कहीं ना कहीं एक ग्रीन सिग्नल भी दे रहे हैं, क्योंकि जो वो चाह रहे थे, उनका जो एक मुतालबा था कि सीएमशिप वजीर आला सीएमशिप उस्मान बुज़दार साहब के पास नहीं होनी चाहिए, अब वो कहीं ना कहीं हमें लग रही है कि परवेज इलाही साहब की तरफ जाएगी। तो क्या अब तरीन ग्रुप को जो तमाम मसले थे वो भी हल हो जाएंगे, वो भी कहीं का अब जो इशू थे वो भी रिजॉल्व है? देखें, तरीन ग्रुप में जब अलीम खान साहब ने शमूलियत इख्तियार की तो उनकी ख्वाहिश तो ज़ाहिर है ये थी कि वो सीएम बने, लेकिन उस पर इमरान खान साहब नहीं माने। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो लकी साबित हुए। परवेज़ इलाही साहब ने इस सारी सूरत हाल में अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया। और दूसरी बात यह है कि इस सारी सूरत हाल में क्राइसिस से इमरान खान साहब को निकालने में जो परवेज़ इलाही किरदार अदा कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। और आज तहरीक अदम एतमाद जब पेश हो गई और उसके बाद सूरत हाल नजर आ रही थी, ये तो बड़ी आसानी से खत्म हो जानी थी। हुकूमत इससे पहले इमरान खान क्या कहा करते थे? इससे पहले इमरान खान कहा करते थे कि जी मैं इनके 10-12 लोगों को अपने लोगों की लॉयल्टी दे दूं, जो कि 250 लोगों की वफादारी इनके हाथ में दे दूं। तो अब इमरान खान के पास ये जवाब है कि देखें जी, तहरीक अदम एतमाद आ गई, अब तो आगे जो इजलास रेकोजिशन होना था वो तो करना भी खुद परवेज़ इलाही साहब ने था। और उसके बाद वहां पर स्पीकर जो हैं पीटीआई के तो बैठे नहीं हुए, जिस तरह के वफाक में सूरत हाल है, और मामलात 3 हफ्तों तक वो ले गए। और उसके बाद भी आज कासिम सूरी साहब ने ये मामला जुमेरात तक ले गए, अगरचे 7 दिन के अंदर अंदर अब यानी केस वोटिंग होनी है, लेकिन ये जो 3-4 दिन मिले हैं, ये 3-4 दिन कम से कम डिबेट शुरू होने से पहले जो मिल गए हैं, इसमें परवेज़ इलाही साहब लोगों से राब्ते करेंगे। परवेज़ इलाही साहब, लेकिन अभी जब हम ये बात कर रहे हैं, अगरचे काफ लीग की जानिब से ये अनाउंसमेंट आ चुकी है कि वो ऑफर कबूल कर चुके हैं, लेकिन टेलीविजन चैनल पर जो लोग काफ लीग की बीट कवर करते हैं उनकी जानिब से ये चीज़ें टेलीविजन स्क्रीनों पर रिपोर्ट होती भी सुनाई दे रही हैं कि अभी फिर चौधरी शुजात साहब की सरबराही में ये काफ लीग वाले बैठे हैं और देख रहे हैं कि जी खानदानी तकसीम या पार्टी की तकसीम इसको बचाने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये इतनी बड़ी ऑफर है चौधरी परवेज़ इलाही के लिए कि इसको रद्द करना नामुमकिन है। उसकी रीजन ये है कि ये ऑफर, पहली तो बात है, दूसरी जानिब से जो थी ये मेच्योर नहीं थी। अगर ये हो भी जाए तो ये खदशा हमेशा रहेगा चौधरी बरादरान को कि क्या इनको अगले 1.25 साल 1.5 साल ये हुकूमत करने दी जाएगी, और दूसरी साइड से इनके साथ हाथ होने के ज्यादा इम्कान हैं। और ये इनको मालूम है कि अगर ये इमरान खान के साथ चलेंगे, पंजाब बैक से चलेंगे, तो कम से कम ये अगला टेन्योर पूरा करेंगे। जहां तक मामला तरीन ग्रुप का, तरीन ग्रुप के कुछ लोगों ने ये वाजे तौर पे कह दिया है जी कि हमें कबूल है, हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब से उनको बहुत सी रिजर्वेशंस थी। तो बाकी कुछ फैसला जो है, एक ग्रुप का एक हिस्सा कह रहा है जी अलीम खान साहब फैसला करेंगे, उनकी जानिब से कल अनाउंसमेंट आ जाएगी। अलीम खान साहब माजी में काफली का हिस्सा रह चुके हैं, तो ये लाहौर ग्रुप ने एक दूसरे को मनाना है। मेरा ख्याल है चौधरी बरादरान मना लेंगे। बड़ा क्वेश्चन है सिद्दीक, आपकी तरफ यहीं से आगे कॉन्वर्सेशन को मूव करूंगी। क्या अलीम खान साहब जो कि खुद ख्वाहिशमंद थे और चाह रहे थे कि सीएमशिप उनके पास आए, तो क्या वो परवेज़ इलाही साहब को एक्सेप्ट करेंगे एज एन सीएम? देखें, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ज़ाहिर है इस वक्त सियासी मफादात बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको यहाँ से अगर फ़ायदा मिलेगा तो यहाँ आ जाएंगे। वैसे तो अलीम खान साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब हैं, मरीम नवाज़ के साथ वो राब्ते में रहते हैं, उनकी मुलाकातें भी नून लीग के लोगों के साथ हुई हैं, हो रही हैं, और बहुत कुर्बत है उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ। और वो आगे इलेक्शन भी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ना चाहते हैं, वो और उनके जो चंद साथी हैं जो उनके बहुत क्लोज़ हैं। तो अब
क्योंकि वो उनकी कुर्बत इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि उनको नज़र आ रहा था अलीम खान साहब को कि क्योंकि इक़्तिदार में आ रही है मुस्लिम लीग नून, तो इसलिए भागम भाग वो नून लीग के पास पहुँच गए कि इमरान खान को गिराऊंगा, नून लीग के साथ मिल के फिर नून लीग का टिकट लूँगा, फिर नून लीग में बड़े अहम ओहदों पर रहूँगा। और उस हवाले से तो एहसन इकबाल साहब ने कह दिया था कि उनकी कोई सियासी वक़्त नहीं होगी, उस तरह से वो आएंगे भी सही तो बैक बेंचर होंगे, पीछे बैठेंगे, कोई उनकी फैसला साजी में उनका कोई किरदार नहीं होगा। तो अब ये परवेज़ इलाही साहब के आने के बाद सबको एक एक मौका मिल गया है कि उनको अब एक मौका ये मिल गया है कि क्योंकि परवेज़ इलाही साहब सीएम पंजाब के उम्मीदवार हैं तो हम अब वापस आ रहे हैं और हम इनके साथ हैं। और हमारा मसला उस्मान बुज़दार पर के साथ था, उस्मान बुज़दार पर सब कुछ ठीक डालकर है। अब बहरहाल तरीन ग्रुप, या अगर मैं बात करूं अलीम खान ग्रुप की, वो क्या फैसला करते हैं वो भी वही जब डिसाइड करेंगे तो सिचुएशन ज्यादा क्लियर होगी। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस तहरीक अदम एतमाद को क्यों बैरूनी साजिश करार दिया जा रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल जब परेड ग्राउंड में जलसा किया तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि उस जलसे के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है इसके पीछे बैरूनी साजिश है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नाज़रीन क्या कह रहे थे, जरा आप ये सुने, फिर से बात करते हैं। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। लिखकर हम कह रहे हैं कि हमारे मुल्की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है। मेरी कौम ये जानना चाहती है कि लंदन में बैठा हुआ किस किस से मिलता है। ये जो गोल मोल गोंगलू किस किस से मिलता है लंदन में बैठा हुआ, और पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार किसके कहने के ऊपर चल रहे हैं। अदील, ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है अपोजिशन पर, आप क्या समझते हैं कितना संगीन इल्ज़ाम होगा? ठीक है, वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क का मामला है और वो उन्होंने ख़त डिस्क्लोज़ नहीं किया, इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, लेकिन एक आईनी जिम्मेदारी भी है। अगर ऐसा है, अगर वो समझते हैं और वो ये कहते भी हैं कि उनके पास सबूत हैं, तो ये तो उनकी एक आईनी जिम्मेदारी है। आइन के आर्टिकल 17 में ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अगर कोई सियासी जमात मुल्की इस्तेहकाम के ख़िलाफ़, उसकी सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ अगर काम करती है तो फिर तो वफाकी हुकूमत उस सियासी जमात के ख़िलाफ़, यानी जो कोई बैरूनी इमदाद या फंडिंग से मुल्क में अदम इस्तेहकाम ला रही है, तो उसके खिलाफ डिक्लेरेशन दें 15 दिन के अंदर अंदर, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए, ये तो मामला ख़त्म हो जाए। तो वज़ीर आज़म साहब के तो वो सियासी हरीफ हैं, अगर उनके पास सबूत हैं तो वो मामला लाएं सामने, डिक्लेरेशन दें। और फिर इलेक्शन एक्ट क्या कहता है, अगर जब फॉरेन एडेड या फॉरेन फंडेड पार्टी डिक्लेयर हो जाती है तो इलेक्शन एक्ट के तहत तो वो डिसॉल्व हो जाती है। वो ना सिर्फ डिसॉल्व हो जाती है, उसके अरकान जो हैं वो डी-सीट हो जाते हैं। तो ये तो वज़ीर आज़म साहब के हाथ में आईनी कानूनी पावर है, इस हवाले से उनकी डोमेन है। ये तो ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लगाती थी ये सियासी जमातें, इनकी अपनी हुकूमतों में, यानी PMLN की हुकूमत में ये मामला आया तो ये तो PMLN की गवर्नमेंट का काम था कि उस वक्त जो फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम जो PTI पे लगाया जा रहा है, तो ये तो वजारत दाखिला ने ये सब कुछ काम करना है, उसकी डोमेन में आता है, तो उनको ये करार दिलवा देते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हनीफ अब्बासी केस में कह चुकी है, ये वफाकी हुकूमत की डोमेन में आता है। तो ये फॉरेन फंडिंग का जो मामला है, ये अब देखना होगा कि वज़ीर आज़म साहब या उनकी जो जमात है उसने इल्ज़ामात की हद तक इस मामले को रखना है और इसी तरह ये सियासी मामला रखना है। ज़ाहिर है आप ज़्यादा देर तक इसी तरह सियासत करते हुए सस्टेन नहीं कर सकते, आपको सबूत सामने लाने होंगे। यानी आपने खत लहरा दिया, लेकिन वो सबूत चलें आपने सामने नहीं लाने, उनकी बुनियाद पे सारे इदारे आपके पास हैं, आप उनकी बुनियाद पे डिक्लेरेशन दें, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाइए तो जमातें तहलील हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में ये मामला इतना सादा, इतना आसान नहीं है जितना ये कहा जा रहा है जी कि फॉरेन फंडिंग भी है और सबूत भी हैं और इसके बावजूद हम कुछ नहीं करेंगे। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पे वैसे बात की है, अगर वो सुनवा दें कि शहबाज शरीफ साहब ने इस खत के हवाले से और फॉरेन फंडिंग और ये सपोर्ट के हवाले से बात की है। इमरान खान से हमारे इख्तिलाफात हैं और ये हमारी जमहूरी जंग है उनके खिलाफ, लेकिन अगर वाकई
कहीं गैर मुल्की मुदाखलत हुई है, अगर गैर मुल्की मुदाखलत पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ है तो आए, मैं चैलेंज करता हूँ, पार्लियामान में आएँ, वो लेटर लेके आएँ, दिखाएं पूरी पार्लियामान को, पूरी कौम को दिखाएं। अगर वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है गैर मुल्की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के वक़ार के ख़िलाफ़ है, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। आज़म साहब के लिए अब चैलेंज है, इस मामले को वो पार्लियामान में ले गए, पार्लियामान में नहीं लेके आ सकते, तो नेशनल सिक्योरिटी के जो फोरम्स हैं, वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि ये मामला वहाँ लेकर जाएं। देखें, ये गुमान जाता है, ये गुमान जाता है कि इस तरह जब सब इकट्ठे हो रहे हैं, पैसा अगर लग रहा है, चल रहा है, तो वो पैसों के सबूत भी तो सामने आने चाहिए। इदारे पास हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो मतहत हैं वज़ीर आज़म साहब के, तो इसको सियासत की हद तक रखना है या वाकई ये चीजें अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो इनको अवाम के सामने लेकर आए हुकूमत, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अवाम के सामने भी लाना चाहिए, लेकिन सदीक, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस बैरूनी साजिश को हम किसी मुनासिब वक्त पर सामने लेके आएंगे, तो ये मुनासिब वक्त क्या हो सकता है? क्योंकि अभी की अगर हम सिचुएशन देखें तो ये सबसे ज्यादा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए क्रिटिकल सिचुएशन है। अगर इसमें वो इस साजिश को सामने नहीं ला रहे, प्रूफ सामने नहीं ला रहे, तो फिर वो मुनासिब वक्त क्या होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब डॉन लीग्स वाला काम नहीं कर रहे। डॉन लीग्स 1 और डॉन लीग्स 2 हो, एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का जो है वो होने का सबूत दे रहे हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है उन्होंने जिस तरह से बात किया, ये हो नहीं सकता कि वो इतनी कमज़ोर बात करें कि कोई चीज़ हो नहीं और वो ये बात कर रहे हों। और दूसरा ये है कि देखें, पाकिस्तान के अंदर इस पे इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।